जनसंख्या एवं आर्थिक विकास। यूपीएससी के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। इस टॉपिक में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा से किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, उस पे आज मेरा चर्चा का मुद्दा रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए देखें तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनसंख्या से संबंधित शब्दावलियां, जनसंख्या से संबंधित डाटा यानी समंक, और मुख्य परीक्षा में 2 क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते रहे हैं। वास्तव में 2 क्वेश्चंस नहीं बल्कि क्वेश्चनों का एक सपुंज है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुख्य परीक्षा के लिए वहां से बनते हैं। पहला है जनसंख्या एवं आर्थिक विकास, दूसरा नगरीकरण क्या भारत में आर्थिक विकास का सूचक है। तो विद्यार्थियों, आज हमारा पूरा कंसंट्रेशन इन्हीं 3 मुद्दों पर रहेगा। सर्वप्रथम हम आपसे बात करते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, आप लोगों को यह पता होगा, इस सिद्धांत को प्रोफेसर फ्रैंक नोटेस्टाइन ने दिया था। प्रोफेसर फ्रैंक नोटेस्टाइन, और उन्होंने अपने डेवलपिंग विकासशील देशों के अनुभवगम्य तथ्यों के आधार पर इस सिद्धांत की रचना करी। इस सिद्धांत को बेहतर रूप से समझने के लिए आपको यह डायग्राम पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और वहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं उन पे भी आप ध्यान देंगे। आप ये देखोगे कि ये जो हम डायग्राम आपके सामने बना रहे हैं, इसमें 3 जनसंख्या संक्रमण की 3 अवस्थाएं दिखाई जाएंगी। आपकी ये जो O से लेकर T1, T2, ये आपकी समय अवधि दिखाता है जनसंख्या संक्रमण की। T1 यानी यहां प्रथम स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की है। फर्स्ट स्टेज है जिसमें आपका हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, यानी मृत्यु दर भी अधिक है, जन्म दर भी अधिक है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया, इसमें डॉटेड डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करता है मृत्यु दर, ये आपका मृत्यु दर, और ये आपका डायग्राम रिप्रेजेंट करता है जन्म दर। मृत्यु दर और जन्म दर का अंतर ही आपका जनसंख्या वृद्धि दर, ये जो हमारा डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका जनसंख्या वृद्धि दर, या आप इस सकते पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर। बड़े ध्यान से आपको समझने वाला मुद्दा है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर 1-2 क्वेश्चंस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से लगातार पूछे जाते रहे। आपकी इधर दोगे जन्म दर यानी बर्थ रेट, डेथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर, जो मैंने शॉर्ट एब्रीविएशन लिया है, आप समझ सकते हैं। BR माने जन्म दर या बर्थ रेट, DR माने डेथ रेट, PGR माने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या जनसंख्या वृद्धि दर। आपकी जो सेकंड स्टेज होगी वहां हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, यानी जन्म दर तो बहुत ऊंची है, क्यों है अभी उसकी चर्चा करेंगे, और मृत्यु दर बहुत कम है, जिसके कारण यहां जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, जिसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेट या जनसंख्या क्या बोलते हैं जी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। तीसरी अवस्था में जन्म दर भी घट जाती है, लो बर्थ रेट होती है और लो डेथ रेट होती है, जो तृतीय अवस्था में देखने को मिलती है। आप देख भी रहे होंगे डायग्रामेटिकली। अगर हम इसकी तीनों अवस्थाओं का विश्लेषण करें तो आपको समझ में आएगा कि प्रथम स्टेज के बारे में जरा देखिए। फर्स्ट स्टेज ये एक परंपरागत अर्थव्यवस्था होती है। फर्स्ट स्टेज में जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था में अर्थव्यवस्था कृषि आधारित बनी रहती है। परंपरागत समाज होता है, बहुत पिछड़ा हुआ समाज होता है, जहां सामाजिक परंपराएं, मूल्य अर्थव्यवस्था पर हावी रहते हैं, और परिणाम होता है कि विकास की दर बड़ी कम होती है, जनसंख्या की वृद्धि दर भी तेज होती है। और जनसंख्या क्यों वृद्धि दर, यानी हाई बर्थ रेट होगा तो हाई डेथ रेट होगा। ऐसी अवस्था में जनसंख्या बढ़ने की दर या तो नगण्य होगी या घटेगी। अगर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल लूं तो 1911 में देखोगे, ये कई बार क्वेश्चन आया भी है,
भारत की जनसंख्या 25.2 करोड़ थी, 25.2 करोड़ थी, जो 1921 में घटकर रह गई 25.1 करोड़। और इस तरह से कुल जनसंख्या में लगभग 0.1 करोड़ की कमी हुई। 0.1 करोड़ की क्या हुई जी? कमी हुई। इसलिए 1921 को भारतीय अर्थव्यवस्था में महान विभाजक वर्ष, ये क्वेश्चन प्री में अभी आता है, महान विभाजक वर्ष, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट डिवीजन ईयर। ये जो वर्ष है 1921, आप याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महान विभाजक क्यों? इस दशक में भारत की जनसंख्या में 0.1 करोड़ की कमी हुई। क्यों हुई? महामारियां आती थी, मृत्यु दर जन्म दर से ज्यादा थी, परिणाम हुआ देश की जनसंख्या घटी। जैसा कि मैंने चर्चा करी, इस अवस्था में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव होता है, खाने का अभाव होता है, स्वच्छता का अभाव होता है, शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा होगी, आपका लोगों में जनसंख्या नियोजन के उपायों के बारे में भी ज्ञान नहीं होता, यानी हालात बड़े अच्छे नहीं होते, परिणाम स्वरूप मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है। लोगों का परंपरागत विजन भी उन्हें बचत और निवेश करने की प्रवृत्ति से रोकता है। ज्यादातर वो सामाजिक संस्कारों पर निर्भर रहते हैं, वहीं पर ज्यादा खर्चा करते हैं। परिणामतः देश की विकास की दर भी बड़ी निम्न बनी रहती है। इस तरह की स्थिति हमें देखने को मिलती है प्रथम अवस्था में। द्वितीय अवस्था में जैसे जैसे देश विकसित होता है, खाद्य पूर्ति बढ़ती है, खाद्य सुरक्षा निश्चित होती है, तो साथ साथ चिकित्सा सुविधाओं का प्रसार होगा और चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ लोगों में जनसंख्या नियोजन के उपायों के बारे में भी ज्ञान बढ़ेगा। और वो क्या करते हैं? वो जनसंख्या निरोध के उपायों का प्रयोग करने लगते हैं। परिणामतः जन्म दर क्या होगी जी? जन्म दर उतनी तेजी से नहीं घटेगी, लेकिन मृत्यु दर बाह्य कारणों से घटना शुरू हो जाती है। उन्हें अवेयरनेस तो आ गई, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, परिणाम क्या हुआ? जन्म दर में तो कोई विशेष कमी नहीं आई, क्योंकि वो अंतःजात कारणों से परिवर्तन होता है। लोगों का मनोविज्ञान क्या है, परंपराएं क्या है, सांस्कृतिक मूल्य क्या है, ये जन्म दर को उच्च स्तर पर बनाए रखती हैं। लेकिन बाह्य कारक, जैसे मैंने चर्चा करी, खाद्यान्नों की उपलब्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य की उपलब्धि लोगों में क्या करेगी? मृत्यु दर को, स्वच्छता बढ़ने से मृत्यु दर तेजी से कम होगी और ऐसी अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति देखने को मिलेगी। जैसा कि आप भारत में देखते भी हैं, 1951 के बाद जनसंख्या विस्फोट 1981 तक रहा। और एक क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है जो आपको पता होना चाहिए, किस डिकेड में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? 1971 से 81 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 2.22% पर ईयर, जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो रही। ये भी क्वेश्चन प्री के अंदर आता है। दूसरी अवस्था में भी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित बनी रहती है, औद्योगिकरण नहीं हो पाता। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तीसरी अवस्था में देश का आर्थिक चरित्र बदल जाता है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से अर्थव्यवस्था औद्योगिक प्रधान हो जाती है और नगरीकरण को बढ़ावा मिलने से परिवारों का संयुक्त आकार भी न्यूक्लियर यानी एकाकी परिवारों में परिवर्तित होने लगता है। शहरों में पुरुषों और महिलाओं का दोनों का आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता बढ़ने से महिलाओं का जो ओवम फॉर्मेशन है, अंड जनन प्रक्रिया है, वो भी घटती है ओवम फॉर्मेशन की। और इससे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, कुल पुनर्जनन दर, यानी औसतन महिला कितने बच्चों को जन्म देगी, वो भी घटना प्रारंभ कर देती है। लोगों के आर्थिक दबाव के कारण वो परिवार का आकार भी कम रखना चाहते हैं, क्योंकि शहरी जीवन में जीवन की लागतें तेजी से बढ़ती हैं, खाद्यों की कीमतें बढ़ती हैं। हर प्रकार की लागतें बढ़ने से छोटे परिवारों के रखने के प्रति लोगों में जो विजन, दृष्टिकोणीय परिवर्तन होता है, तो जन्म दर भी ऐसी स्थिति में घटना प्रारंभ कर देती है। तीसरी अवस्था में मृत्यु दर भी घटती है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं, बाह्य फैक्टर जिनकी हम बात कर रहे हैं, खाद्यान्नों की उपलब्धि, अच्छा गुणवत्तापूर्ण जीवन, लोगों के मनों में परिवर्तन आ जाना। यानी अगर आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो प्राथमिक स्थिति में लोग बच्चों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अगर मैं दो छोटे से डायग्राम आपसे दूं और यहाँ चिल्ड्रन प्लीजरनेस लिखूं या मेटेरियलिस्टिक प्लीजरनेस लिखूं, तो ये जो डायग्राम आपका पी के दिखाई दे रहा है, यानी प्रथम अवस्था में बच्चे ज्यादा चाहिए, उन्हें सुरक्षा की भावना है, आर्थिक सुरक्षा की भावना है,
इस वजह से उनका कर्व इस तरह का होगा जहां भौतिक सुख की कामना कम होती है। और जैसे जैसे विकसित होते हैं, त्रिशी अवस्था में पहुंचते हैं, तो लोग बाग मटेरियलिस्टिक प्लीजरनेस ज्यादा चाहते हैं और बच्चों का जो प्लीजरनेस है वो कम हो जाता है। इसलिए ग्राफ थोड़ा चेंज हो जाएगा। बच्चों की संख्या, जन्म दर घटने के परिणाम स्वरूप क्या होगा जी? लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट की स्थिति में जनसंख्या वृद्धि दर या तो रुक जाती है या बहुत कम दर से बढ़ती है। कुछ देशों में तो डीपॉपुलेशन की भी स्थिति देखने को मिलती है। इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को समझने के बाद अब कुछ टर्मिनोलॉजी ये आपको समझ में आई होगी। मैंने तीनों अवस्थाओं का बेहतर आपको विश्लेषण भी किया। और अगर भारत के बारे में देखोगे तो थोड़ा सा और डाटा बेस आपको पता होना चाहिए। आज की तारीख में तृतीय अवस्था में हमारा केरल, तमिलनाडु पहुंचे, आंध्रा कर्नाटका बॉर्डर पे हैं, यूपी और बिहार, आसाम ऐसे 3 स्टेट हैं जिन्हें केरल और तमिलनाडु के स्टेटस पे पहुंचने के लिए अगले 100 सालों की जरूरत होगी, 100 इयर्स की जरूरत होगी। यानी ये जो डायग्राम आपको दिखा रहा है, बिहार, उत्तर प्रदेश और आसाम, इधर केरल और तमिलनाडु के बीच में, इधर आंध्रा और कर्नाटका के बीच में सारे राज्य हमारे आते हैं जो अपनी आर्थिक और सामाजिक दशाओं के आधार पर इन दो एक्सट्रीम फॉर्म के बीच में होंगे। कहां होंगे वो उनकी आर्थिक और सामाजिक दशाओं पर निर्भर करेगा। इस तरह का ट्रांजिशंस आप देख सकते हैं भारत के अंदर। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो बहुत महत्वपूर्ण है आपका, किसके लिए जी? आपका इस समझने के लिए इस टॉपिक को। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। जनसंख्या से संबंधित कुछ शब्दावली। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर, जो मैंने लिखा था, बहुत शॉर्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। मैं उसका शॉर्ट एब्रीविएशन है इंग्लिश में पीजीआर, जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इकोनॉमिक्स में कैसे लिखते हैं? ये फंक्शन है बर्थ रेट का, डेथ रेट का और माइग्रेशन का। यानी किसी देश की जनसंख्या वृद्धि दर जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन पर निर्भर करती है। इसे हम फलन बोलते हैं। निर्भर करती है माने फलन है। अब मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूं क्योंकि मैं दिल्ली में ही आपका मुखर्जी नगर में अपनी क्लास चला रहा हूं, तो यहां का बेस्ट एग्जांपल आपको समझ में आएगा। बर्थ रेट और डेथ रेट, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट, इनके वजह से दिल्ली की कुल जनसंख्या में 40% वृद्धि होती है। जबकि 60% वृद्धि का कारण, अगर हम 100% जनसंख्या वृद्धि को विचार करें दिल्ली के अंदर, तो 60% वृद्धि किसके कारण हो रही है? इमिग्रेशन, माइग्रेशन के कारण। यानी दिल्ली की जनसंख्या में जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, 60% तो माइग्रेशन के कारण, बर्थ रेट और डेथ रेट के कारण 40% ग्रोथ रेट हो रही है। यानी किसी देश की जनसंख्या की वृद्धि दर एक दशक में, एक वर्ष में किस पर निर्भर करेगी? आपके इन तीन फैक्टर पर निर्भर करेगी। इसी तरह से जब हम बात करते हैं जन्म दर क्या होता है, यानी प्रति 1000 लोगों पर जन्मित बच्चों की संख्या, न्यू बोर्न बेबी, ये क्या होगा? आपका जन्म दर आ गई। इसी तरह से मृत्यु दर कैसे कैलकुलेट करोगे आप? मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों पर मृत्यु को प्राप्त लोगों की संख्या, ये आपकी मृत्यु दर होगी। ये दो टॉपिक। तीसरा जो इसमें टर्मिनोलॉजी है, शिशु मृत्यु दर। सिविल सर्विस में ये भी क्वेश्चन आ गया, शिशु की आयु क्या होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR जिसे हम बोलते हैं, वो इन्फेंट की एज होती है 0 to 1 ईयर। यानी प्रति 1000 नए लोगों पर न्यू बोर्न बेबी की कुल संख्या जिनकी डेथ हो गई है, उनका हम क्या बोलेंगे? हमारा शिशु मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर है। मातृ मृत्यु दर का मतलब है 1 लाख जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स है, 1 लाख मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या मातृ मृत्यु दर, 1 लाख प्रेग्नेंट मदर पर कितनी माताएं मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो हमारा क्या कहलाता है? मातृ मृत्यु दर कहलाता है। इसी तरह से टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल पुनर्जनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट या कुल पुनर्जनन दर हम कैसे निकालते हैं? कुल महिलाओं पर औसत बच्चों की संख्या, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अगर हम कुल महिलाओं पे निकालें, यानी एक महिला अपने यौनिक काल में ऐसे कितने बच्चों को जन्म देते हैं और जीवित रहते हैं, वो उसका TFR कहलाता है। इसी तरह से नेट रिप्रोडक्टिव रेट, नेट
रिप्रोडक्टिव रेट या शुद्ध पुनर्जनन दर, नेट रिप्रोडक्टिव रेट या शुद्ध पुनर्जनन दर, इसका क्या मतलब है? आपका कुल महिलाओं पर जन्मित एवं जीवित महिला बच्चों की संख्या, और वो कब तक जीवित रहे? अपने यौनिक काल तक। ऐसी महिलाएं जो जन्म लेती हैं और जीवित रहते हैं अपने यौनिक काल तक, उसे हम शुद्ध पुनर्जनन दर कहते हैं। एक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए। इसी तरह से अन्य टर्मिनोलॉजी है, लिंगानुपात, सेक्स रेशो कैसे डिफाइन करोगे, या लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं देश में हैं, महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात, इसकी गणना हम 0 से 5 और 5 से अबो में करते हैं। लगातार 5 से अबो के सेक्टर में हम करते हैं, आयु वर्ग में देखते हैं। इसी तरह से जनघनत्व का क्या मतलब है? जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनघनत्व का मतलब है आपका 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, उसे हम पॉपुलेशन डिविडेंड कहते हैं। पॉपुलेशन क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। अभी मैंने एक वर्ड यूज कर लिया आपके सामने, संख्या लाभांश, यानी जनसंख्या लाभांश क्या है, पॉपुलेशन डिविडेंड क्या है, उसके लिए आपको एज सेट्स को पता होना चाहिए। हम पूरे लोगों को 3 एज सेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 0 से लेके 14 एज ग्रुप तक, 15 to 59 एज तक, 60 और उसके अबो, ये हमारे 3 एज सेट्स होते हैं। अगर देखोगे तो ये कार्यकारी जनसंख्या वर्ग कहलाता है। कार्यकारी यानी वर्किंग पॉपुलेशन ग्रुप, इसमें कितने काम करेंगे अलग विषय। जैसे भारत में आज की तारीख में कुल जनसंख्या में लगभग 40-41% के प्रतिशत लोग काम करते हैं, यानी 60 to 59% लोग दूसरों पर निर्भर हैं, वो प्रोडक्शन में काम नहीं करते। इस वर्ग को ही हम जनसंख्या लाभांश भी बोलते हैं। जनसंख्या लाभांश की, पॉपुलेशन डिविडेंड लाभांश। और आपने मोदी जी को सुना भी होगा, और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया क्या, कि हम यहां वहां गाते फिर रहे हैं कि भारत एक जनसंख्या लाभांश वाला देश है, लेकिन प्रश्न ये उठता है इस जनसंख्या लाभांश को हम किस तरह से मटेरियलाइज करेंगे, यानी मनी में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ने आपसे पूछ भी लिया। तो इस तरह का एक एज सेट होगा। इसी से हम निर्भरता अनुपात, एक सूत्र होता है जो हमारे विश्लेषण में कायम आएगा, निर्भरता अनुपात। निर्भरता अनुपात कैसे गणना करोगे? आप कुल जनसंख्या में से यदि आप डिडक्ट कर दें किसे? कार्यकारी जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन जनसंख्या, तो आपको जो मिलेगा जनसंख्या, और यहां कुल जनसंख्या ले लें, कुल जनसंख्या, तो ये बचेगा डिपेंडेंसी रेशो 100% जनसंख्या माइनस 40/100 बराबर 60/100। इसका मतलब 60% जनसंख्या हमारी निर्भरत है, और इसे हम क्या बोलते हैं? निर्भरता अनुपात बोलते हैं, डिपेंडेंसी रेशो बोलते हैं। ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स थे जो बच्चों मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अब मैं टेक्निकल डिस्कस करने के बाद ये टॉपिक, अब मैं अपने मूल मुद्दे, 2 जो क्वेश्चंस मेंस के लिए जनसंख्या से आते हैं, अगर आप इस तरह से कर लें और इसके साथ साथ आप कुछ डाटा याद कर लें, जैसे जनसंख्या ग्रोथ रेट कितनी रही, 2011 के डाटा हमारे पास हैं। उसके बाद प्रोजेक्शन दिए गए हैं 2022-23 के लिए, ये केवल प्रोजेक्शन है। इसमें आप क्या देखोगे? टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ग्रोथ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, सेक्स रेशो कितना है, स्टेट वाइज किस में हाईएस्ट किस में लोवेस्ट है ना। इस तरह के डाटा एक बार आप गो थ्रू करेंगे 2011 का और 2023 का, तो इसमें से भी 1-2 क्वेश्चंस आपका प्रारंभिक परीक्षा में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से
जो मुख्य परीक्षा के टॉपिक हैं, जैसा कि मैंने चर्चा किया, पहला टॉपिक है जनसंख्या एवं आर्थिक विकास। जनसंख्या एवं आर्थिक विकास यानी जनसंख्या का आर्थिक विकास से क्या संबंध है, इसकी हमें गणना करनी है, विश्लेषण करना है। अगर आप बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के बारे में विचार करें तो उन्होंने कहा है कि जब भी किसी देश की जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन क्या करेगी, आपकी लेबर फोर्स यानी लेबर श्रम शक्ति को बढ़ाएगी, और लेबर फोर्स बढ़ने से क्या होगा, आपके भौतिक संसाधनों का अनुकूलतम विदोहन होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या अनुकूलतम विदोहन का मतलब होता है जितना भी प्राकृतिक संसाधन है, कृषि है, वानिकी है, फिशरीज है, माइनिंग है, इन सब का अनुकूलतम विदोहन, सबों का उत्पादकता, उत्पादन अधिकतम होगी, और इससे क्या होगा, देश का उत्पादन बढ़ेगा तो विकास को बढ़ावा मिलेगा। यानी उनका यह मत है कि बढ़ती हुई जनसंख्या ही आर्थिक विकास का सूचक है। क्यों है, इस तरह का विश्लेषण उन्होंने अपने पॉइंट में लिखा। अब हम बात करेंगे कि क्या भारत में जनसंख्या का बढ़ना आर्थिक विकास का सूचक है या नहीं। ऐसे मुद्दों पर विचार करते हुए हमें कई सारे टेक्निकल पॉइंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, और मैं आपको डिकोड भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए और हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, वो समझ ही नहीं पाए क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर क्या लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है। आइए मुद्दे पे, सबसे पहले हम एक मुद्दा लेते हैं कि भाई जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय एवं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। आप एक बात से तो सहमत होंगे, यदि किसी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानताएं घट रही हो, ऐसी स्थिति को हम आर्थिक विकास कहते हैं। और इस आर्थिक विकास को समझने के लिए आप पिछले वर्षों में किस तरह से प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, किस तरह से आपका पॉपुलेशन बढ़ी, इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। मैं सारे वेरिएबल्स आपके सामने लेके चलूंगा। सपोज यहां हमने लिया नेशनल इनकम की क्या ग्रोथ रेट रही, इसके बाद हमने लिया पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट कितनी रही। पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट से पहले आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पता होना चाहिए, यानी जनसंख्या की वृद्धि दर। अगर आप देखोगे इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी रही, इसके बाद पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट कितनी रही, ये पीजीआर हो गया, नेशनल इनकम ग्रोथ रेट हुआ। आपके बाद आप क्या निकालोगे, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति कितनी रही। उसके बाद आपका रियल पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट क्या रही। अब मैं डिकेडल बात करूंगा। अगर हम 1951 से देखें, 1981 के पीरियड में राष्ट्रीय आय में 3.5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई पर ईयर। इसे आप हिंदू ग्रोथ रेट भी कहते हैं, और सिविल सर्विस का ये प्री का पेट क्वेश्चन है, व्हाट इज हिंदू ग्रोथ रेट, ये भी आपको जानना चाहिए। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर देखोगे तो 2.2% पर ईयर हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही, 2.2% पर ईयर रही। अगर हम इसे घटा दें इसमें से तो हमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर यानी 1.3% प्रति वर्ष की नॉमिनल यानी ये मौद्रिक वृद्धि दर है। मौद्रिक माने जिसमें इन्फ्लेशन भी जुड़ा हुआ है। और यदि हम यहाँ पे 8% का लगभग इन्फ्लेशन देखें, पहली योजना में तो कीमतें घटी 51 से 56 तक, लेकिन अगर 56 के बाद देखें, 56 से लेके 81 तक के कालखंड में मुद्रास्फीति की दर हमारी ज्यादा रही। आप दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 देखोगे तो स्फीति बहुत लगभग 40% बढ़ी 5 वर्षों में। हमारा जो तीसरी योजना का काल था उसमें भी स्फीति 39% के लगभग बढ़ी। यानी इस तरह से देखोगे छठी योजना जो थी हमारा 81 से 85 तक जाती है, आपकी पांचवी योजना 74 से 78 तक जाती है, उसमें भी स्फीति का दर एट एन एवरेज देखोगे तो 8% के लगभग आएगा। अगर 1.3 का हम 8% इन्फ्लेशन डिफ्लेट कर दें तो ये जो ग्रोथ रेट रहेगी रियल पर कैपिटा इनकम लगभग 1.1% पर ईयर आएगी।
अब आप देखिए, ये जो मैंने डाटा पूरा एनालाइज किया, तरीका आपको बताया, रियल डाटा आपको दिया, इसकी प्रवृत्ति को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूं, 1981 से लेकर 2001 तक का डाटा देखोगे तो राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5.4% की वृद्धि हुई, जनसंख्या की वृद्धि दर लगभग 2% रही, तो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 3.4% रही। इन्फ्लेशन रेट एट एन एवरेज 7 ले लें और इसे डिफ्लेट कर दें तो लगभग हमारा कितना, 7 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 घटा दें 3.2% पर ईयर रियल पर कैपिटा इनकम की वृद्धि देश में देखने को मिली। अगर हम जाएं 2001 से लेकर और 2023 तक का डाटा देखें, 2023 तक का एट एवरेज हमारा ग्रोथ रेट लगभग 7.5% के लगभग रहेगी इस कालखंड में। अगर इसमें से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखें तो लगभग 1.6 घटा भी दें या 1.5 के लगभग ही मान लें तो ये 6% की ग्रोथ रेट रही पर कैपिटा इनकम में। इन्फ्लेशन रेट एट एन एवरेज हम 7% भी मान लें तो लगभग कितना, 0.4, तो ये 5.6% के लगभग पर कैपिटा रियल इनकम बढ़ी। अब यूपीएससी में इसे समझा के आप क्या जस्टिफाई करोगे? आप ये करोगे, कहोगे कि जब तक हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर तीव्र रही, कब, 1951 से 81 तक जो जनसंख्या विस्फोट का भी कालखंड है, उस कालखंड में जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यादा होने से राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर कम रही, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर कम रही, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर कम रही। यानी यहां हमारी जनसंख्या, ये क्वेश्चन आता भी है, ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन या जनसंख्या हमारे जीडीपी या नेशनल इनकम को कम कर रही थी। यूपीएससी में क्वेश्चन आया, उसी क्वेश्चन को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं फिर हिंदी में समझ लेना उसे। इट इज पॉपुलेशन विच डिफ्लेट्स द जीडीपी और इट इज द जीडीपी विच डिफ्लेट्स द पॉपुलेशन। इसका यह मतलब है कि क्या जनसंख्या की बढ़ती हुई दर ने राष्ट्रीय आय को घटाया या राष्ट्रीय आय की बढ़ती हुई दर ने जनसंख्या को घटाया? अगर आप देखोगे भारत में दोनों प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं जी? इस कालखंड में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या राष्ट्रीय आय को घटाने के लिए प्रयास कर रही थी। टेक्निकल क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन पिछले दिनों पूछा, निम्न आय संतुलन पास क्या है? यानी जो निम्न संतुलन आय संतुलन पास है, जब भी किसी देश की जनसंख्या की वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से ज्यादा होगी उसे हम निम्न संतुलन आय का पास बोलते हैं, लो इनकम ट्रैप बोलते हैं। ऐसा स्थिति में कभी भी देश गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ सकता। यानी आप देखोगे तो 2 पॉइंट मैंने आपको समझाए, निम्न संतुलन आय का पास क्या है, एक पॉइंट ये कि क्या जनसंख्या राष्ट्रीय आय या जीडीपी को डिफ्लेट कर रही है, वो भी बात मैंने आपसे चर्चा कर ली, वो भी उतना ही तरह से सही है। तो ये इस कालखंड में रहा। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर तेज होती गई, जैसे आप देखोगे 5.4, 7.5, तो लोगों की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ना शुरू हो गई और इसने क्या किया, जनसंख्या को घटाना शुरू कर दिया। आप इस प्रवृत्ति को देख सकते हैं। यानी जैसे ही विकास तेजी हुआ, जनसंख्या की वृद्धि घटने लगी। तो आप ये कहोगे 1981 के बाद बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय जनसंख्या को घटाने लगी, यानी पॉपुलेशन को डिफ्लेट करने लगी, इंक्रीजिंग नेशनल इनकम। इसका मतलब यह हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था में दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। एक बार आपकी जनसंख्या राष्ट्रीय आय को घटा रही है तो दूसरी बार राष्ट्रीय आय जनसंख्या को घटाना प्रारंभ कर देती है। और आज की तारीख में हम कहते हैं विकास सबसे बढ़िया गर्भ निरोधक है, यानी डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। आज की तारीख में अगर आप देखोगे, आज 2024 में हम 24 जनवरी में बात कर रहे हैं आप लोगों से, हमारी सरकार क्या सोचती है कि भाई जनसंख्या रुकनी चाहिए, कोई जनसंख्या नीति आनी चाहिए। इस पे एक विचार ये भी बनना चाहिए कि लोगों का विकास होना चाहिए और भारत सरकार उस दिशा में लगातार कार्यरत है। लोगों को स्किलिंग प्रोग्राम, इनफॉर्मल एजुकेशन के सिस्टम, फॉर्मल तो हमारा चल ही रहा है, फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा पे भी भारत सरकार का बल है। और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए जैसे ट्रिपल तलाक जैसा बिल भारत सरकार ने पास किया, ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर लगातार बल देना, कृषि विकास पर लगातार बल देना, गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करना, चाहे आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री
गरीब अन्न कल्याण योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर जल से नल की बात हम बात कर रहे हैं। यानी उन बेसिक एमिनिटीज को उन तक पहुंचाना समावेशी विकास के माध्यम से। इन सब योजनाओं का लक्ष्य क्या है? आखिर लोगों में क्या करना जी? उनमें जनसंख्या को कम करने के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और जितना देश के अंदर आर्थिक विकास तेजी से बढ़ेगा, आम जन में जनसंख्या को बढ़ाने की प्रवृत्ति उतनी ही तेजी से कम होगी। आप खुद भी देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष का नाम नहीं लेंगे, आप खुद से देखिए, वही समाजों में जनसंख्या वृद्धि दर, जिसे हम TFR बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, सर्वाधिक यानी शुद्ध कुल पुनर्जनन दर बोलते हैं, उन्हीं समाजों में सबसे ज्यादा है जिसमें महिलाओं की साक्षरता का स्तर बहुत नगण्य है। महिलाएं अपनों हितों के बारे में बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है और एक मशीन की तरह वो बच्चों को पैदा करने जैसा कार्य कर रही हैं। और जैसे जैसे उनमें ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, उनके आर्थिक विकास के प्रति जन जागरण होगा, तो निश्चित रूप से देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति ये घटेगी। तो एक पॉइंट आपको मैंने समझाया कि किस तरह से प्रारंभिक काल में जनसंख्या आर्थिक विकास में बाधक थी और बाद के काल में किस तरह से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अग्रसर हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, आपने एक इकोनॉमिस्ट का नाम सुना होगा, माल्थस। और माल्थस ने एक किताब लिखी थी, उसका भी नाम आपने सुना होगा, एसे ऑन पॉपुलेशन। एसे ऑन पॉपुलेशन। अगर आपने माल्थस को सुना, एसे ऑन पॉपुलेशन पे ध्यान दिया, तो उन्होंने दो बातें कही कि किसी भी देश में जो जनसंख्या बढ़ती है, अगर जनसंख्या की बढ़ने की प्रवृत्ति देखें, जन POP मैंने लिखा, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट होती है वो कैसी होती है? जियोमेट्रिकली होती है। यानी 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64 एंड सो ऑन। ऐसा क्यों? उनकी मान्यता थी कि हर यौनिक संतुष्टि बच्चों को जन्म देगी। एवरी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन गिव द बर्थ टू द चिल्ड्रन। और परिणाम क्या होगा? हमारी जो जनसंख्या बढ़ेगी वो बीज गणितीय अनुपात से बढ़ेगी। 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 100 कितना? 28, उसी का 256। इस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। जबकि कृषि के अंदर जो खाद्यान्नों का उत्पादन होगा वो गणितीय अनुपात से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से बढ़ेगा। क्यों? उन्होंने मान लिया कि कृषि के अंदर कौन सा नियम लागू होगा? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, घटते प्रतिफल का नियम लागू होने के कारण, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या घटते प्रतिफल का नियम लागू होने के कारण उत्पादन बढ़ेगा तो सही, लेकिन घटती दर से। परिणाम क्या होगा? हमारा कृषि का उत्पादन कम रह जाएगा, जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी और इससे क्या होगी? खाद्यान्नों की समस्या उत्पन्न होगी। यानी हमारे यहाँ खाद्यान्नों की सुरक्षा का जो प्रश्न है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा भी कि प्रकृति की मेज पर जो बिना बुलाए आते हैं भूखों मरते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप भारत के संदर्भ में देखें तो मैं कुछ डाटाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, तो आपको लगेगा कि कुछ हद तक जो बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ माल्थुसियन थ्योरी है वो भारत में भी लागू होती है। यानी कुछ हद तक माल्थस का सिद्धांत, जो उनका मूल तत्व था कि देश के समक्ष क्या प्रॉब्लम आएगी, खाद्यान्नों की समस्या उत्पन्न होगी, वो भारत में दिखाई देती है। कैसे हम उसे समझ सकते हैं? आज की तारीख में 470 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्ध है, पर कैपिटा पर डे। इसी तरह से केवल 29 ग्राम पल्सेस यानी दालों की उपलब्धता कितनी है? ये फूड ग्रेन की खाद्यान्नों की हम बात कर रहे थे और ये दालों की उपलब्धता की बात करते। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देश में उपलब्ध है, इससे ज्यादा नहीं है। और जबकि डॉक्टर्स का प्रेस्क्रिप्शन, बैलेंस डाइट का प्रेस्क्रिप्शन क्या कहता है? प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 60 ग्राम दालें खानी चाहिए और उपलब्धता 29 ग्राम है। आप कैलोरीज देखिए, एट एन एवरेज देश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2200 कैलोरी उपलब्ध है। जबकि आपकी जो डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, रूरल अर्बन अलग अलग है। शहरी क्षेत्रों में आप कहते हैं 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ग्रामीण क्षेत्रों में आप कहते हो 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। और जबकि हमारी प्रति व्यक्ति औसतन कैलोरी कितनी उपलब्ध है? 2200 कैलोरी प्रतिदिन प्रति
दिन प्रति व्यक्ति उपलब्ध है, यानी हम सब गरीब हैं, यानी ये खाद्यान्नों की अल्पता का सूचक है। आप देखिए लगभग 60% जो हमारी प्रेग्नेंट मदर हैं, ऐसी माताएं जो गर्भावती हैं, उनका 60% के अंदर एनीमिया की समस्या, रक्त अल्पता की समस्या, ये अपने आप में खाद्यान्नों की असुरक्षा की ओर इंडिकेट करता है। हमारे जो 0 से 5 ईयर के बच्चे हैं उसमें लगभग 60% बच्चे माल नरिष्ट हैं, यानी कुपोषण का शिकार हैं। ये किस बात को सूचित करता है, आप इसका विश्लेषण कर सकेंगे। देश के अंदर आज भी 11% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जो नीति आयोग ने जनवरी 2024 में डाटा दिए। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए और गरीबी के प्रतिशत में लगभग 15% की कमी हुई, जो लगभग 26% से घटकर आज की तारीख में 11% गरीबी रेखा के नीचे रह गए। ये जो डाटा दिए गए मल्टीलेटरल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पर दिए, और अभी जो जनवरी में बेरोजगारी के डाटा आए 3.6% आए, यानी अगर इस तरह से देखोगे तो आज भी देश में जो भूख अनुपात है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग 1-2% के लगभग है, यानी ऐसे लोग जो 2 समय का भरपेट भोजन नहीं प्राप्त कर सकते। हर एक भारतीय में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन की इस तरह के जो हमारे मिनरल्स और आवश्यक खनिज पदार्थ हमारे लिए आवश्यक हैं, उनका भी अभाव हमारे जीवन में, हमारे खाद्यान्नों में है। और आज अगर देखोगे तो भारत खाद्य सुरक्षा की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है खाद्यान्न सुरक्षा की, उसमें हम पहली अवस्था में हैं। 5 स्टेज होती हैं। खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता, दूसरी में खाद्यान्नों की उपलब्धता प्लस दालों की उपलब्धता, तीसरी में खाद्यान्न, दाल और आपका सब्जियां, चौथी में खाद्यान्न, दाल, सब्जी और दूध के उत्पाद, पांचवी स्टेज में खाद्यान्न, दाल, सब्जी, दूध, मीट, अंडे। अभी तक हम देश में प्रथम अवस्था में ही हैं, यानी आप मात्रात्मक रूप से कह रहे हैं कि खाद्यान्नों की उपलब्धि है। भारत सरकार ने 1976 में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुपोषण जैसी समस्या का हम पूरी तरह से समाधान, मुझे नहीं लगता अभी तक पूरा कर पाए हों। ये दूसरा पॉइंट था जो इस बात का सूचक है, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या निश्चित रूप से किस बात का सूचक है, आप समझ सकते हैं। वो इस बात का सूचक है कि हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा की स्थिति पूरी तरह अभी प्राप्त नहीं की गई। तीसरा पॉइंट देखिए, क्यों हम कहते हैं कि भाई जनसंख्या आर्थिक विकास में एक बाधक तत्व के रूप में कार्य कर रही है। अगर आप 2 चरों पे, बहुत टेक्निकल पॉइंट में आपको समझाने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, इस तरह की टेक्निकल पॉइंट्स को समझने के लिए थोड़ा टेक्निकल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। अगर आप आज की तारीख में देखें तो जनसंख्या वृद्धि दर, जिसे हम पीजीआर बोलते हैं, लगभग 1.6% पर ईयर हम मान लें। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात 3.51:1। आपको यही समझ में नहीं आएगा कि ये पॉइंट क्या है। प्रति इकाई पूंजी की उत्पादकता क्या है, इसे हम वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात कहते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा टेक्निकल शब्द को समझाता हूं। यदि आपने 500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री लगाई और ये इंडस्ट्री प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन कर रही है, तो पूंजी उत्पादन अनुपात 500/100 करोड़ हो गया। आपने फिर सोचा, एक नई मशीन हमने खरीद ली डेल्टा के, उससे एक नया उत्पादन हुआ डेल्टा क्यू, और ये जो नई मशीन आपने खरीदी सपोज 100 करोड़ की खरीदी, और ये जो नया उत्पादन हुआ सपोज 50 करोड़ का हुआ, तो ये डेल्टा के अपॉन डेल्टा क्यू ही वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात है, जो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है, यानी 2:1। ये रेशो हमें इससे डिराइव हुआ। जब आप इसे काटोगे तो 2/1 आ गया। ये 2:1 वास्तव में पूंजी की उत्पादकता दिखाते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्वेश्चंस, मैथमेटिकल एनालिसिस क्यों आपके सामने कर रहा हूं। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये कितना आ जाएगा, 5.6। लगभग ये 5.6 का डाटा आपको ये बताता है कि यदि आज भारत का जो जीवन स्तर है लोगों का, वह का वैसा ही बना रहे अगले कुछ सालों तक, तो हमें न्यूनतम अपना जीडीपी का इतना प्रतिशत 5.6% बचाना और निवेश करना पड़ेगा। इतनी बचत और निवेश वर्तमान जो जीवन स्तर है उसे बनाए रखेगी, वर्तमान जीवन स्तर को बनाए रखेगी। कौन सी स्थिति, इतना प्रतिशत बचत और निवेश का स्तर। वास्तव में हमारे देश में लगभग ये एक्चुअल है, एक्चुअल हमें रिक्वायर्ड कितना है, 5.6। इसका डिफरेंस कितना है, आप 6 घटा दीजिए इसमें से, तो 28.8
लगभग 4, इतना हमारा देश के विकास को बढ़ावा दे रहा है। यानी अगर इन दोनों का अंतर लिखें, वांछित तो हमारा इतना था, वास्तविक कितना है। एडिशनल जो डेवलपमेंट देश में हो रहा है, विकास का दर बढ़ रही है, वो 28.4% बचत और निवेश के अनुपात पर निर्भर है। और यदि हम इसे बढ़ाना चाहते हैं, या तो हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा या हमें इसे घटाना पड़ेगा। और यदि हम इसे वांछित एक्चुअल जो है उसे घटाना चाहते हैं, तो हमें किसे घटाना पड़ेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को बढ़ाना पड़ेगा या आईसीआर को घटाना पड़ेगा। अगर हम आईसीआर को घटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपका जो कैपेक्स है, कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। भारत सरकार ने 2023-24 के बजट में 10.5 लाख करोड़ और लगभग 2023-24, देखिए मैं डाटा वाइज आपसे बात कर रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए कितना इकोनॉमिक्स में कितना नॉलेज होनी चाहिए, किस लेवल का हमें राइटिंग करना चाहिए यूपीएससी में। करंट डाटा आपको पता होना चाहिए। 2024-25 में भारत सरकार ने 10.5 लाख करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय यानी आधारभूत संरचना के विकास पर व्यय किया। और ये जो वृद्धि थी 2021-22 की तुलना में, 22-23 के वर्ष की तुलना में लगभग कितना था, 37.4% की ग्रोथ रेट थी। अभी जो बजट आने वाला है फरवरी 2024 में, 1 फरवरी 2024 में, उसमें एक्सपेक्टेड है कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लगभग कितना बढ़ेगा, ये लगभग 17% बढ़ने वाला है। यानी इसकी तुलना में इसमें कम वृद्धि की आशा है। और जो हमारे विकास की गति को कुछ कम कर सकता है, ऐसी संभावनाएं जो हम व्यक्त कर रहे हैं, वो बजट आने दीजिए, एक्चुअल पिक्चर तो तभी दिखाई देगी। लेकिन जो हिंदू जैसे न्यूज़पेपर में आज की तारीख में एनालिसिस आ रही है, उसके बिहाफ पे मैंने आपसे चर्चा करी। तो आपको समझ में आया होगा कि जनसंख्या की वृद्धि वास्तव में विकास में क्यों बाधक है और क्यों हम जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करके आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा दे सकते हैं। आपको यह भी समझ में आना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि दर जितनी कम होगी, अधसंरचना का निवेश जितना उतना ही कम होगा। अधसंरचना के होने वाले निवेश के परिणाम स्वरूप हमारी विकास की दर उतनी ही ज्यादा होगी। यानी सारी प्रवृत्तियां चेंज हो जाएंगी जो विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगी। अब चौथा पॉइंट देखेंगे इसी पॉइंट से संबंधित। जब भी किसी देश के अंदर हम जनसंख्या की बात करते हैं, देखिए इक्वेशन देखिए, ये हमारा नेशनल इनकम है, ये हमारा उपभोग है। उपभोग और नेशनल इनकम का अंतर बचत कहलाती है। बचतों को हम निवेश करते हैं, निवेश से पूंजी निर्माण होता है, पूंजी निर्माण से ही विकास को बढ़ावा मिलता है। जहां मैंने वाई राष्ट्रीय आय की बात की है, सी उपभोग की बात की है, एस बचत है, आई निवेश है, के पूंजी है और डी माने विकास। अगर मैं एक एक पे बात करूं, ये आपकी राष्ट्रीय आय समझ में आना चाहिए, राष्ट्रीय आय, सी उपभोग, एस बचत, आई निवेश, के पूंजी, डी विकास। अब जरा देखिए, मैंने अभी आपको एक टॉपिक बताया था निर्भरता अनुपात, और मैंने ये कहा देश की कुल जनसंख्या में से केवल 40% जनसंख्या कार्यकारी है। इसका यह मतलब है देश की 40% जनसंख्या राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में योगदान देती है, जबकि देश की 100% जनसंख्या उपभोग में योगदान देती है। अगर उपभोग करने वाले ज्यादा हैं, उत्पादन करने वाले कम हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमारी बचतों का स्तर कम होगा, निवेश का स्तर कम होगा, पूंजी निर्माण की दर कम होगी, तो विकास की दर कम होगी। और विकास की दर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या विकास या आय जनन का कार्य करे। अधिक से अधिक जनसंख्या यदि विकास का कार्य करेगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारे देश का आर्थिक विकास तेजी से बढ़ेगा। इस पॉइंट से भी आपको स्पष्ट होता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या निश्चित रूप से आर्थिक विकास में एक बाधक तत्व के रूप में कार्य कर रही है। यह पॉइंट भी आपको समझ में आना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम क्या होगा। आज की तारीख में अगर आप देखोगे 0 से 14 ईयर्स का जो ग्रुप है, ये मैं डाटा 2016 का इकोनॉमिक सर्वे का डाटा यूज कर रहा हूं, आज ये डाटा बदल चुका है। उस समय ये जनसंख्या देश की 28.8% थी। इस वर्ग में भारत सरकार को प्राथमिक शिक्षा, जो कि एक भारत सरकार का राइट टू
कौन सा अधिकार हो गया आपका, फंडामेंटल राइट मिला दिया एजुकेशन, जिसके कारण भारत सरकार की जिम्मेदारी है इन लोगों पे खर्चा करे। और एक एग्जाम्पल लोगे, एक बच्चे पे अगर 144 रुपया पर ईयर सरकार खर्चा करती है, आपको पता भी होगा शिक्षा पे होने वाला व्यय लगातार भारत सरकार बढ़ा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर इस समय लगभग 7.2% ऑफ जीडीपी हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य पे 2023-24 का आप डाटा देखोगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम खर्चा कर रहे हैं। इतना खर्चा करने से हमारा लगभग 2030 करोड़ रुपए का खर्चा, ये एक डाटा था 2016 का, इतना प्राथमिक शिक्षा पे हमारे भारत सरकार का खर्चा आएगा। और ये वास्तव में डायरेक्ट प्रोडक्शन को बढ़ावा नहीं दे रहा, मानव पूंजी का निर्माण जरूर कर रहा है, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट को निर्धारित जरूर कर रहा है, लेकिन वर्तमान में ये भारत सरकार का खर्चा बढ़ाकर उस निवेश जो पूंजी निर्माण पे खर्च होना चाहिए था उसे घटाने पे दबाव डाला रहा है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास में एक बाधक तत्व के रूप में कार्य करती है। ये आपको एक पॉइंट मैंने समझाया विद्यार्थियों कि जनसंख्या और आर्थिक विकास का पारस्परिक संबंध क्या है। 4-5 पॉइंट मैंने डिस्कस करे। इन पॉइंट को समझने के बाद आपको क्वेश्चंस की गहराई भी समझ में आएगी और एक बेहतर आंसर भी आप लिख ले जाओगे। इसी से जनसंख्या से संबंधित एक और टॉपिक है नगरीकरण और आर्थिक विकास, जो आपको समझना चाहिए। अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नगरीकरण एवं आर्थिक विकास, एवं आर्थिक विकास। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि नगरीकरण के द्वारा आर्थिक विकास कैसे होता है। कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं जब ग्रामीण जनसंख्या पूरी तरह से नगरीकृत जनसंख्या में बदल जाए, इंग्लिश में वैसे बोलते हैं व्हेन टोटल रूरल पॉपुलेशन फ्लक्स इन अर्बन पॉपुलेशन। ये वास्तव में विकास की एक दृढ़ कसौटी है। विकास की क्या है, एक दृढ़ कसौटी है। अब आपके समझ में आना चाहिए कि भाई इसका मतलब तो विकास ये हुआ कि ग्रामीण जनसंख्या का शहरी जनसंख्या में बदल जाना, यही आर्थिक विकास है। पर क्या भारत में भी ये पूरी तरह सत्य साबित होता है? इससे जानने के लिए पहले आपको नगरीकरण की परिभाषा पता होनी चाहिए। नगरीकरण हम कहते किसे? 1981 की जनगणना में 2 शब्दों का प्रयोग किया जो आपको पता होने चाहिए। पहला, वे सभी क्षेत्र जिन्हें नगर निगम छावनी, नगर निगम या छावनी घोषित किया गया है उन्हें हम नगर कहेंगे। दो कंडीशन, जो 3 कंडीशन पूरी करते हैं। नंबर फर्स्ट, उन क्षेत्रों की न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए जी? 5000 होनी चाहिए। कार्यकारी जनसंख्या का 75% से अधिक गैर कृषि कार्य में लगा हो, गैर कृषि कार्य में लगा हो। और इसके अलावा वहां का जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। अगर ये 3 दशाएं और ये एक दशा पूरी हो जाए तो ऐसे क्षेत्रों को हम नगरीय या क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि भारत में नगरीकरण क्या है। अब हमारा सारा मुद्दा इस पर फोकस रहेगा, क्या भारत में नगरीकरण आर्थिक विकास का सूचक है? ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 3 प्रश्नों के उत्तर पर विचार करना होगा। मेरे प्रश्नों की गंभीरता पे जाना, आपको 3 प्रश्नों के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पहला प्रश्न क्या है जी कि क्या नगरीकरण के द्वारा आपका प्रति व्यक्ति आय बढ़ी? दूसरा, क्या नगरीकरण के द्वारा आपका गरीबी घटी? क्या नगरीकरण के द्वारा आपका बेरोजगारी घटी? इनका विश्लेषण इकोनॉमिक्स में सहसंबंध गुणांक से करते हैं। प्रति व्यक्ति आय का सहसंबंध गुणांक 0.77, गरीबी का सहसंबंध गुणांक -0.42, इसका सहसंबंध गुणांक -0.35, जो आपको दिखाई देगा कि नगरीकरण से गरीबी और बेरोजगारी में बड़ा परिवर्तन ज्यादा नहीं आया, वो बहुत कमजोर सहसंबंध गुणांक है, जबकि नगरीकरण प्रति व्यक्ति आय का बड़ा सहसंबंध गुणांक है। एक तरह का पैराडॉक्स है। और इस पैराडॉक्स का कारण क्या है वो भी आपको समझना चाहिए। नगरीय क्षेत्रों में सरकार ने गंदी बस्तियों के विकास के प्रति ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा मूलभूत कारण क्या है? सरकार ने जो विकास की नीति अपनाई उसमें पूंजीगहन तकनीकी का प्रयोग कर लिया जो रोजगार जनन नहीं करती।
रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीबी का निवारण नहीं होगा। ऐसे करने का परिणाम क्या हुआ? प्रति व्यक्ति तो आय बढ़ी हुई दिखाई दे जाती है, लेकिन पूंजीगत तकनीक के कारण आर्थिक असमानताएं तेजी से बढ़ी हैं। आज ही मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टडी पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा गिनी गुणांक का जो डाटा दिया कि भाई 2015 से लेकर 2022-23 तक गिनी गुणांक की वैल्यू घटी है। लेकिन वो किनका अध्ययन कर रहा है? ऐसे लोग जो टैक्स पेयर हैं और पहले थे, अब टैक्स पेयर से बाहर निकल गए या टैक्स पेयर में नंबर बढ़ा है। केवल अपर लेवल की चर्चा करके ये कह देना भारत में आर्थिक असमानता घट रही है तो उचित नहीं है। हमें उन लोगों पर ध्यान देना पड़ेगा जो टैक्स पेयर नहीं है, उनके संबंध में गिनी गुणांक की क्या स्थिति आई, तब हम एक निष्कर्ष निकालेंगे कि वास्तव में देश में आर्थिक विकास हुआ नगरीकरण के साथ या नहीं। ऐसे मुद्दों पर आपको बहुत अच्छा विश्लेषण विद्यार्थियों चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल द इकोनॉमी का IAS पे आइए, द इकोनॉमी का IAS, और साथ ही साथ आपकी कोई भी क्वेरी है आप इसमें मुझे लिख भी सकते हैं। इकोनॉमी का IAS पे आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करिए 237051। इसके अलावा आप हमारी ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं जो मुखर्जी नगर में जारी है। थैंक यू।